गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम पिछले क्लास में देखे थे पुर्तगालियों का आगमन, अब हम देखेंगे भारत में डचों का आगमन। डचों का आगमन। डच किसको बोलते हैं? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच बोलते हैं। तो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को हम लोग डच बोलते हैं। तो पिछले क्लास में हम देखे थे भारत में पुर्तगालियों का आगमन के बारे में। आज हम देखेंगे भारत में डचों का आगमन। तो पहले क्या था कि डच पे स्पेन का अधिकार था। पहले डच पे स्पेन का अधिकार था। 1581 में क्या हुआ? 1581 में डच स्पेन से क्या हुआ? स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। किससे? स्पेन से। कब हुआ? 1581 में। जब ये स्पेन से स्वतंत्र हो गया तो ये लोग क्या किए स्टार्टिंग में कि लिस्बन से, पुर्तगाल की राजधानी उस समय कहाँ थी? लिस्बन। अभी भी क्या है? लिस्बन ही है। तो ये लोग लिस्बन से मसाला खरीदते थे। कहाँ से? लिस्बन से। और लिस्बन में मसाला कौन ले जा रहा था? पुर्तगाली। वो कहाँ से ले जा रहे थे? भारत से। तो भारत से पुर्तगाली लिस्बन ले जा रहे थे मसाला, और उसको ले आकर फिर लिस्बन में बेचते थे। और लिस्बन से डच क्या करते थे? मसाला खरीदते थे। इसके बाद ये लोग पूरे यूरोप में बेचते थे। लिस्बन से मसाला खरीदते थे और पूरे यूरोप में बेचते थे। कौन? नीदरलैंड या हॉलैंड या डच। तो इससे क्या हुआ कि 60% तो प्रॉफिट पुर्तगालियों को हो रहा था। ये लोग और थोड़ा ज्यादा भाव में बेच रहे थे, तो इसको और ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इनको और ज्यादा प्रॉफिट हुआ, यानी और ज्यादा लाभ हुआ। तो जब ये लाभ हुआ तो ये लोग क्या किए? इसी से अपना नौसैनिक तैयार किए। क्या कि इस जो प्रॉफिट हुआ उससे अपने नौसैनिक तैयार किए। और इसके बाद ये लोग क्या सोचे कि अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी भारत की तरफ चलते हैं। अब क्योंकि जब लिस्बन से ये लोग बेच रहे थे तब इनको ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ये लोग सोचे कि अगर हम भारत से लाकर हम बेचेंगे तो उससे और ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इन लोगों के भी मन में क्या आया? डच के हम लोग भारत की तरफ चलते हैं। तो 1595 में ये लोग भारत की तरफ चलना शुरू किए। कब? 1595 में। 1595 में ये भारत की तरफ चले। कौन? डच। और 1595 तक भारत में पहले कौन वर्चस्व स्थापित कर लिया था? पुर्तगाली। आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो ये सबसे पहले कहाँ गए? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ये सबसे पहले कहाँ गए? इंडोनेशिया पहुंचे। और इंडोनेशिया के बाद जो ये देखेंगे जैसे सुमात्रा, ये जावा जो द्वीप है, इसके बाद ये मलेशिया है, ये है सिंगापुर। यहीं पे क्या थी? मलक्का जल संधि। ये है मलक्का जल संधि। तो ये लोग सबसे पहले कहाँ पहुंचे? इंडोनेशिया पहुंचे। इंडोनेशिया में ये लोग, ये भी क्या है? मसाले के लिए जाना जाता है इंडोनेशिया। तो ये लोग 1595 तक ये लोग सबसे पहले इंडोनेशिया पहुंचे। वहां से मसाला ये लोग खरीद कर ले आकर यूरोप में बेचते थे। इसके बाद ये लोग इंडोनेशिया के बाद ये लोग भारत की तरफ चलना शुरू किए। सबसे पहले अगर पूछ देगा कि डच सबसे पहले कहाँ पहुंचे? इंडोनेशिया। इसके बाद ये लोग भारत की तरफ चलना शुरू किया। इसके बाद जब ये भारत की तरफ चले तो ये लोग सोचे कि हम लोग भी एक कंपनी बनाए, क्योंकि पीछे देख चुके थे कि पुर्तगाली एक कंपनी बना चुके हैं और उस कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ये लोग भी एक कंपनी बनाए और उस कंपनी का नाम था बेरिंगदे ओस्ट इंडीज। बेरिंगदे ओस्ट इंडीज। बेरिंगदे ओस्ट इंडीज। और ये कैसी कंपनी थी? सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी थी। और उस टाइम पे ये कितने की कंपनी थी? 65 लाख गिल्डर की।
गिल्डर वहाँ की करेंसी थी। 65 लाख गिल्डर की ये कंपनी थी, बेरिंगदे ओस्ट इंडीज। बेरिंगदे ओस्ट इंडीज ये कंपनी का नाम था। कैसी कंपनी थी? सरकारी कंपनी थी। कितने की थी? 65 लाख गिल्डर की कंपनी थी। और ये सर्वाधिक 200 वर्षों तक, यहाँ लिख लीजिए, 200 वर्षों तक सर्वाधिक प्रॉफिट देने वाली कंपनी थी। सर्वाधिक प्रॉफिट देने वाली कंपनी। 200 वर्षों तक अपने जो इनके जो शेयर होल्डर थे कंपनी के, ये 200 वर्षों तक सर्वाधिक प्रॉफिट देने वाली कंपनी थी। कितना प्रॉफिट देती थी? 18%। 18% अपने शेयर धारक को प्रॉफिट देती। जो भी शेयर होल्डर थे उसको कितना प्रॉफिट देती थी? 18% प्रॉफिट देती थी। तो इस कंपनी का क्या नाम था? बेरिंगदे ओस्ट इंडीज। और इसने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? 1605 में मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम 1605 में इसने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? मसूलीपट्टनम में, 1605 ईस्वी में। और इसका पहला व्यापारी कौन था? कार्नेलियस हाउटमैन। कार्नेलियस हाउटमैन। सबसे पहले भारत से व्यापार करना डच ने किससे शुरू किया? कार्नेलियस हाउटमैन। यही पहला डच व्यापारी था जो भारत से व्यापार करना शुरू किया। और पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई इसने? मसूलीपट्टनम में। इसकी ये भी तो कैसी कंपनी थी? सरकारी कंपनी। तो इसको कुछ वहां से निर्देश दिया गया था। अब इसको क्या निर्देश दिया गया था? इस कंपनी को बेरिंगदे ओस्ट इंडीज, ये कंपनी का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये भी कंपनी का नाम पूछा हुआ है। और सर्वाधिक प्रॉफिट देने वाले कंपनी भी थी। कितने तक? 200 वर्षों तक। इसको कुछ अधिकार दिया गया था। क्या अधिकार दिया गया था? संधि करना, संधि करना, युद्ध करना। और कितने वर्षों का अधिकार दिया गया था प्रारंभ में? ये 21 वर्षों का अधिकार दिया गया था। 21 वर्षों का अधिकार दिया गया था। 21 वर्षों का अधिकार दिया गया था। यानी 21 वर्षों तक ये लोग क्या कर सकते थे? भारत में व्यापार कर सकते थे। इसके बाद फिर कोई नया अधिनियम आता, इसके बाद उसका कार्यकाल बढ़ाया जाता। जैसे कि भारत में देखे होंगे जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको बार बार रेगुलेट करते थे। 1813 के चार्टर एक्ट के तरह, 1833 के, फिर 1773, 1786, 1784, ये सब क्या हुए? अधिनियम आते गए। इसके अनुसार वो लोग क्या किए? कंपनी को रेगुलेट किए। तो उसी तरह इसको प्रारंभ में दिया गया था, 21 वर्षों का अधिकार दिया गया था। यानी 21 वर्ष तक आप व्यापार कर सकते हैं। तो ये लोग सबसे पहले कंपनी अपनी 1605 में मसूलीपट्टनम में बनाए। एक पूछता है कि इन लोग की फैक्ट्री कहाँ कहाँ थी? तो ये मान लीजिए ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये लोग अपना फैक्ट्री स्थापित किए। वहां पे ये मान लीजिए वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे था चिनसूरा। चिनसूरा यहाँ से किसकी खेती होती थी? अफीम की। अफीम। पूछता है कि मतलब किस पार्ट से ये लोग क्या क्या प्रोडक्शन करते थे या क्या क्या व्यापार करते थे? तो चिनसूरा से अफीम करते थे। यहाँ था मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम ये किसके लिए था? नील के, नील के व्यापार के लिए। इसके बाद यहीं पे था पुलिकट। पुलिकट, पुलिकट एक तो इनका हेडक्वार्टर था। हेडक्वार्टर कहाँ था इनका? पुलिकट में था। यहीं पे एक टकसाल बनाया, टकसाल। और उस टकसाल में ये लोग क्या करते थे? टकसाल उसको बोलते हैं जहां पे सिक्का तैयार किया जाता है। टकसाल उसको बोलते हैं जहां पे सिक्का तैयार किया जाता है। तो इनकी टकसाल कहाँ थी? पुलिकट में। और यहाँ पे स्वर्ण सिक्का तैयार किया जाता था। स्वर्ण सिक्का, इसको बोलते थे पैगोडा।
स्वर्ण सिक्का को क्या बोलते थे? पैगोडा। तो इनकी टकसाल कहाँ थी? पुलिकट में। हेडक्वार्टर कहाँ था? पुलिकट में। और स्वर्ण सिक्का को क्या बोलते हैं? पैगोडा। इसके बाद यहाँ से ये केरल है, केरल से ये लोग क्या व्यापार करते थे? मसाले का। केरल से ये लोग मसाले का व्यापार करते थे। इसके बाद सूरत, सूरत से ये लोग क्या करते थे? सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। तो चिंसूरा से अफीम का, मसूलीपट्टनम से नील का, पुलिकट से एक तो हेडक्वार्टर था। इसके बाद यहाँ पे एक टकसाल था और वहाँ टकसाल में क्या बनता था? स्वर्ण सिक्का बनता था, उसको जिसको पैगोडा बोलते हैं। केरल से मसाले, सूरत से क्या लोग करते थे? सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। तो ये उनका अधिकार क्षेत्र था, यानी यहाँ से ये लोग व्यापार करते थे। और जब 1595 तक हम लोग देख रहे हैं, 1605 में ये 1595 भारत की तरफ है, 1605 में पहली फैक्ट्री बना लिए। 1600 ईस्वी में क्या हुआ है? इधर ब्रिटिश भी आ गए हैं, ब्रिटिश भी आ गए हैं। कब? 1600 ईस्वी में। तो ये कंपनी और इस कंपनी के बीच और जो पुर्तगाली कंपनी है, तीनों के बीच में व्यापार करने की क्या एक होड़ मची रहेगी। जब तीनों में होड़ मची रहेगी तो इसमें सबसे मजबूत कंपनी कौन होगी? ब्रिटिश कंपनी। ये क्या करेगी? सारी कंपनियों पे धीरे धीरे अधिकार कर लेगी और सारी कंपनियों को पराजय कर कर यानी परास्त करके सारी कंपनियों को खत्म कर देगी। और इसका क्या हो जाएगा? व्यापार में मोनोपोली हो जाएगा। और जब व्यापार में मोनोपोली हो जाएगा तो ये लोग धीरे धीरे क्या करेंगे? एक तो इनकी नौसैनिक मजबूत थी, इनकी सैनिक कुशलता क्या थी? अच्छी थी। तो ये लोग धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे। तो वो तो हम ब्रिटिश जब आएंगे, ब्रिटिश कंपनी का आगमन, तो हम आगे बताएंगे। लेकिन एक तरह से इनकी प्रतिद्वंदी कौन हुए? डच के प्रतिद्वंदी हुए ब्रिटिश। तो 1759 में ये लोग क्या करेंगे? बेदरा का युद्ध होगा। बेदरा का युद्ध। बेदरा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, जिसमें डच क्या होते हैं? डच हार जाते हैं। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? डच वर्सेस ब्रिटिश। डच वर्सेस ब्रिटिश। इसमें क्या होता है? 1759 में डच हार जाते हैं। डच हार जाते हैं, लेकिन इन पे अधिकार अभी नहीं होता है। 1759 में हार तो जाते हैं, लेकिन इन पे कोई अधिकार ब्रिटिश अभी नहीं करते हैं। लेकिन 1795 में पेरिस की संधि के तहत इसके समस्त क्षेत्र पर ब्रिटिश का अधिकार हो जाता है। ब्रिटिश का अधिकार हो जाता है। कब? 1795 में। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ है, जिसमें डच की पराजय हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेज इस पे क्या करते हैं? अधिकार नहीं करते हैं। अधिकार कब करते हैं? 1795 पेरिस के संधि के तहत इसके समस्त क्षेत्र पे क्या करते हैं? अधिकार कर लेते हैं। और जो समस्त क्षेत्र पर इसका अधिकार कर लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? ये कंपनी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो भारत की क्या होती है? भारत में डचों की स्थिति खराब हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। कब? 1795 में। इसके बाद पूरी तरह से ब्रिटिश क्या होते हैं? भारत पे हावी हो जाते हैं और धीरे धीरे वो लोग पूरे भारत पे कब्जा कर लेते हैं। तो ये तो डचों के आगमन के बारे में था। इसमें कोई खास नहीं है, इसकी कोई खास उपलब्धि नहीं है डचों की। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ब्रिटिश के आगमन के बारे में, यानी ब्रिटिश कंपनी का आगमन। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा प्लीज़। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर ब्रिटिश का आगमन देखते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।